हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुरेन मोहन पाठक का नॉवेल रिपोर्टर की हत्या का अगला भाग। मलिक साहब ने एक भरपूर दृष्टि सुनील पर डाली और फिर बोली, वह उमाशंकर चोपड़ा वाले केस की क्या पोजीशन है? वह तो कल ही समाप्त हो गया था मलिक साहब। क्या मतलब? कल आपको बताने का अवसर नहीं मिला था। कल मैं मिसेस चोपड़ा और उनके वकील से मिला था। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने अखबार के अगले अंक में उस गलती को किसी भी रूप में स्वीकार कर लें तो मिस्टर चोपड़ा संतुष्ट हो जाएंगे। वकील ने मुझे चोपड़ा का लिखित स्वीकृति पत्र भी दिया है। लेकिन यह हुआ कैसे? तुम तो उस दिन बता रहे थे कि वह इस समाचार से इतना क्रोधित हुआ था कि अगर उसका बस चला तो ब्लास की ईंट से ईंट बजा दे। मैं खुद हैरान हूँ मलिक साहब, सुनील बोला। उस दिन तो वह क्रोध से उफनता हुआ हमारे दफ्तर से आया था। भगवान जाने एकाएक उसके इरादे क्यों बदल गए। राजेश उसके पीछे लगा हुआ है। संभव है उसने कोई ऐसी बात खोद निकाली हो जिससे उमाशंकर चोपड़ा डर गया हो और उसने यही बेहतर समझा हो कि वह हमसे ना उलझे। संभव है। सुनील ने स्वीकृति सूचक ढंग से सिर हिलाते हुए कहा। राजेश ने कोई रिपोर्ट भेजी है? मलिक साहब ने पूछा। परसों तो आप ही ने उससे बात की थी। मैं कल के बारे में पूछ रहा हूँ। कल लंच के बाद उसका फ़ोन आया था। फ़ोन पर उसने कहा था कि उसे चोपड़ा के बारे में एक ऐसी बात मालूम हुई है जो अगर सच सिद्ध हो गई तो वह उसकी सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा को आग लगा देगी। उसने कहा था कि इसी संबंध में वह एक विदेशी लड़की के पीछे लगा हुआ है। उसने टेलीफोन पर अधिक गंभीर बातें करनी उचित नहीं समझी थी। उसने कहा था कि आज वह स्वयं ऑफिस में आकर रिपोर्ट देगा। अभी तक आया नहीं वह? आया तो नहीं, लेकिन वह किसी भी समय आने वाला होगा। जब आए तो उसे कहना कि चोपड़ा का पीछा करना बंद कर दे। हमारा काम हो चुका है। अब हमें उसकी पिछली ज़िंदगी के बकी उधेड़ने की ज़रूरत नहीं। उसी समय फ़ोन की घंटी बज उठी। देखो कौन है, मलिक साहब अलसाए स्वर में बोले। सुनील ने फ़ोन उठा लिया। हेलो, सुनील माउथ पीस में बोला। दूसरी ओर से कुछ कहा गया जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सुनील के हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बचा। उसके चेहरे की रंगत बदल गई। क्या बात है? मलिक साहब ने पूछा। सुनील ने हाथ उठाकर उन्हें चुप रहने का संकेत किया और फिर फ़ोन में बोला, आप लोगों से शिनाख्त में कोई गलती तो नहीं हुई? ओके, मैं पहचान के लिए आता हूँ। क्या? आधे घंटे बाद? अच्छा। सुनील ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर दुख और विषाद के लक्षण उभर आए थे। क्या हुआ? मलिक साहब ने बेसब्री से पूछा। किसका फ़ोन था? इंस्पेक्टर प्रभुदयाल का। राजेश की हत्या हो गई है, सुनील धीमे स्वर से बोला। क्या? मलिक साहब एकदम हैरानी से चिल्ला उठे। जी हाँ, लेकिन वो तो विशालगढ़ में था। उसका मृत शरीर राजनगर के बाहर एक उजाड़ जगह पर पाया गया है। लाश केवल आधा घंटा पहले मिली है, लेकिन हत्या पिछले 24 घंटों में से किसी समय हुई है। मृत्यु सिर के पिछले भाग में किसी भारी चीज़ की चोट पड़ने से हुई है। उसका सिर बुरी तरह से कुचला हुआ पाया गया था। इंस्पेक्टर प्रभुदयाल का ख्याल है उसे मारा कहीं और गया है, लेकिन बाद में उसकी लाश लाकर यहाँ फेंक दी गई। लाश लगभग आधे घंटे बाद मॉर्ग में पहुँच जाएगी। बेचारा, मलिक साहब दुखपूर्ण स्वर से बोले। मैंने ही उसे मौत के मुंह में झोंका है। भगवान जाने उसने किसके विरुद्ध क्या खोज निकाला था कि लोगों ने उसकी हत्या कर दी। सुनील चुप रहा। सुनील, मलिक साहब एकाएक उत्तेजित हो उठे। हम हत्यारे को छोड़ेंगे नहीं। हमें राजेश की मौत का बदला लेना है, चाहे हमें इसके लिए ज़मीन आसमान एक कर देना पड़े। सुनील, तुम अपने यूथ क्लब के सदस्यों से अपील करो कि वह इस विषय में हमारी सहायता करें। वे पता लगाएं कि राजेश इतने दिन विशालगढ़ में क्या करता रहा है, किसके पीछे पड़ा हुआ था, वह किस लाइन पर काम कर रहा था, और जिस विदेशी युवती का उसने जिक्र किया था उसका चोपड़ा के केस से क्या संबंध था। और अगर राजेश की हत्या से उस चोपड़ा के बच्चे का संबंध है तो मैं अपने हाथों से उसका गला घोंट देना पसंद करूंगा। लेकिन मलिक साहब, चोपड़ा का इस हत्या से क्या संबंध हो सकता है? अगर उसने राजेश की हत्या ही करनी थी तो फिर उसे हमसे समझौता करने की क्या ज़रूरत थी? समझौते का तो केवल ये अर्थ था कि हम उसके विरुद्ध अपनी कार्रवाई बंद कर दें, अर्थात राजेश को वापस बुला लेंगे। लेकिन अगर उतने ही समय में राजेश चोपड़ा के बारे में कोई खतरनाक बात जान गया था तो समझौते के बाद राजेश उसे भुला थोड़ी सकता था। क्या पता राजेश को कोई ऐसी बात मालूम हो गई हो जो चोपड़ा का पटरा करके रख सकती हो, तो उसमें समझौता क्या सहायता करेगा? और उसी बात से भयभीत होकर शायद चोपड़ा ने राजेश की हत्या करवा दी हो या खुद उसे मार डाला हो और बाद में लाश को राजनगर के बाहर फेंक गया हो ताकि लोग यही समझे कि उसकी हत्या राजनगर में हुई है। संभव है, सुनील बोला। फिर सुनील ने मलिक साहब की डायरेक्ट लाइन वाले फ़ोन का रिसीवर उठा लिया और यूथ क्लब का नंबर डायल कर दिया। पुट मी टू रमाकांत, वह बोला। कुछ क्षण बाद उसे दूसरी ओर से रमाकांत की आवाज़ सुनाई दी। रमाकांत स्पीकिंग। रमाकांत, सुनील गंभीर स्वर से बोला। मैं तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण काम करवाना चाहता हूँ। क्या? रमाकांत सतर्क स्वर से बोला। तुम राजेश को जानते थे? वह जो लड़का सा है तुम्हारे यहाँ रिपोर्टर है और है नहीं था, क्या मतलब? उसकी हत्या हो गई है? क्या? रमाकांत का आश्चर्य भरा स्वर सुनाई दिया। हाँ, अभी आधे घंटे पहले समाचार मिला है। मुझे क्या करना है? राजेश पिछले कुछ दिनों से विशालगढ़ में था।
वह वहाँ के एक बेहद प्रसिद्ध व्यक्ति उमाशंकर चोपड़ा के पीछे पड़ा हुआ था। तुमने मुख्य रूप से 3 बातें पता करनी है। एक तो ये कि पिछले 24 घंटों के बीच के समय में उमाशंकर चोपड़ा कहाँ था, क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार राजेश की हत्या पिछले 24 घंटों में से किसी समय हुई है। दूसरी बात ये कि राजेश को विशालगढ़ के लोकल अखबार की पिछले कई सालों की फाइलें देखने के लिए कहा गया था, ताकि उसे उमाशंकर चोपड़ा के विषय में कोई बात मालूम हो सके। तुम ये जानने की चेष्टा करो कि क्या उसे उन अखबारों में से कोई महत्वपूर्ण बात मालूम हुई थी। ये जानना कठिन तो है, लेकिन संभव है उसे क्लर्क ने या किसी और आदमी ने किसी समाचार विशेष को आवश्यकता से अधिक रुचि से पढ़ते देखा हो। और तीसरी बात ये कि क्या विशालगढ़ या राजनगर में राजेश किसी विदेशी युवती के संपर्क में देखा गया था। मैं कोशिश करूंगा। रमाकांत, ये ब्लास्ट की आन का सवाल है। ये काम होना ही चाहिए। तुम अधिक से अधिक आदमी लगा दो, खर्चे की परवाह मत करो। ओके। सुनील ने रिसीवर रख दिया और उठता हुआ मलिक साहब से बोला, मैं मॉर्ग में राजेश की लाश देखने जा रहा हूँ, आप चलेंगे। ज़रूर चलूँगा, मलिक साहब उठते हुए बोले, इस आशा में कि शायद शिनाख्त में गलती हो गई और मरने वाला राजेश ना हो। शाम को जब सुनील प्रमिला के साथ अपने बैंक स्ट्रीट स्थित फ्लैट पर पहुंचा, तो उसने एक आदमी को अपने फ्लैट के द्वार पर चहलकदमी करते पाया। सुनील को देखते ही वह आदमी उसके समीप आ खड़ा हुआ। हेलो, वह बोला, पहचाना मुझे। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ प्यारे लाल। सुनील उस पर एक दृष्टि डालकर फ्लैट का ताला खोलता हुआ बोला, ग्रेट मिस्टर रामपाल, कभी अपनी गवाही की सहायता से मुझे कत्ल के इल्ज़ाम में फंसा सकते थे। तुम्हारे ज्यूल बॉक्स का क्या हाल है। मैं कैसे याद आ गया तुम्हें। आगंतुक जो वास्तव में रामपाल था चुपचाप खड़ा रहा और सुनील के द्वार खोलने की प्रतीक्षा करता रहा। लेडीज फर्स्ट। सुनील प्रमिला के लिए रास्ता छोड़ता हुआ बोला। थैंक यू, प्रमिला बोली और भीतर घुस गई। तशरीफ़ लाइए, वह रामपाल से बोला। रामपाल भीतर घुस गया। बैठिए। रामपाल चिंतित सा मुद्रा बनाए एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं चाय लाती हूँ, प्रमिला बोली और किचन घुस गई। फरमाइए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी। सुनील रामपाल की ओर आकर्षित होता हुआ बोला। सुनील, रामपाल बोला, भगवान के लिए इतना तकल्लुफ़ मत दिखाओ। मैं सहायता के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। कैसी सहायता। आज के समाचार पत्र में ज्यूल बॉक्स में पड़े डाके का हाल तो पढ़ा ही होगा तुमने। हाँ पढ़ा है, लेकिन वह डाका ज्यूल बॉक्स में थोड़ा ही पड़ा था। वह तो ज्यूल बॉक्स के ऊपर स्थित क्लब में पड़ा था, जहाँ कभी माइक जुआ घर चलाया करता था। एक ही बात है, अखबार में तुमने पढ़ा होगा कि डाकुओं ने क्लब के 2 आदमियों को शूट कर दिया था और मेरे सेफ में से काफ़ी रुपया ले उड़े थे। हाँ पढ़ा था। कुछ बातें ऐसी हैं जो अखबार में नहीं छपी हैं। वह तुम्हें मैं बताता हूँ। डाकू उस सेफ में से लगभग 1 लाख रुपया ले उड़े हैं। तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई। क्योंकि अगर पुलिस को मैं ये बताता कि मेरे सेफ में से 1 लाख रुपया चुराया गया है और लगभग इतना ही रुपया उसमें और भी था, तो फिर मुझसे फ़ौरन ये सवाल पूछते कि इतना रुपया मेरे पास आया कहाँ से। यह सवाल तो मैं भी पूछना चाहता तुमसे। तुम्हें बताने में और पुलिस को बताने में बड़ा अंतर है। पुलिस को अगर पता चल जाता कि वह रुपया कहाँ से आया है, डाकू तो भगवान जाने पकड़े जाते भी या नहीं, लेकिन मैं ज़रूर गिरफ्तार हो जाता। क्या मतलब। सुनील साहब, वह सब जुआ घर की कमाई थी जो ज्यूल बॉक्स की पहली मंजिल पर क्लब की आड़ में चलाया जा रहा है। तुम्हारा मतलब है कि वह जुआ घर अब भी चल रहा है। सुनील ने हैरान होकर पूछा। हाँ, लेकिन तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम जुआ घर बंद कर दोगे। मैंने तुमसे जो वादा किया था उसे निभाया भी था। मैंने जुआगर वाकई बंद कर दिया था, लेकिन उस समय तुम्हारी बात स्वीकार कर लेने का एक कारण था। क्या। उस समय वह जुआगर गुप्त के रूप से चलाया जा रहा था। कोई बाहरी आदमी ये नहीं जानता था कि जुआगर कहाँ है। पुलिस सिर पटक कर मर गई थी, लेकिन जुआगर का पता नहीं लगा पाई थी। यहाँ तक कि वहाँ सैकड़ों बार आए हुए लोग भी ये नहीं जानते थे कि जुआगर ज्यूल बॉक्स की ही ऊपरी की मंजिल पर है। लेकिन तुम जुआगर का पता जान गए थे। मैंने तुमसे सौदा किया था कि अगर मैं तुम्हारे विरुद्ध गवाही नहीं दूंगा तो तुम जुआगर का रहस्य पुलिस को नहीं बताओगे, लेकिन मुझे जुआगर बंद करना पड़ेगा। मैंने उसे मैंने उस समय ये शर्त इसलिए स्वीकार कर ली थी क्योंकि इसके सिवाय कोई चारा नहीं था। मैं पुलिस से बहुत डरता था। मैंने जुआगर बंद कर दिया, लेकिन बाद में एक ऐसा तुरुप का पत्ता मेरे हाथ में आ गया कि मेरे मन से पुलिस का भय जाता रहा। मैंने जुआगर फिर से शुरू कर दिया। आज पोजीशन ये है कि बिना किसी छुपाव के जुआगर पुलिस की नाक के नीचे धड़ाके से चल रहा है। ऊंची सोसाइटी के लोग वहाँ आते हैं और पुलिस किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। लेकिन यह हुआ कैसे। उसकी चिंता छोड़ो तुम। रामपाल लापरवाही से बोला। सुनील, मुझे सेफ में से चोरी गए रुपए की परवाह नहीं है। ना ही मुझे परवाह है उन 2 आदमियों की जो डाकुओं की गोली का शिकार हो गए। मुझे तो चिंता उन कागज़ों की जो सेफ में थे और जिन्हें डाकू ले गए। वे कागज़ मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं थे, इस नगर के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण उठी है कि पुलिस के हाथ लगने से पहले वे कागज़ मुझे मिल जाएं। इसी सिलसिले में मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। सुनील हैरान होकर बोला। तुम उन कागज़ों को मुझे वापस दिलाने में मेरी सहायता कर सकते हो। सारा नगर जानता है कि तुम विलक्षण प्रतिभा के आदमी हो। केवल अपने मास्टरमाइंड के दम से तुमने कई ऐसे केस सुलझाए हैं जिन्हें पुलिस के जासूस सिर पटक कर मर गए, लेकिन सुलझा नहीं पाए।
अगर तुम केवल इतना पता लगा दो कि डाकू कौन थे तो वे कागज़ मैं उनसे किसी भी कीमत पर वापस खरीद लूँगा। लेकिन उन कागज़ों में आखिर ऐसा था क्या? वे कागज़ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। मैं केवल इतना ही बता सकता हूँ तुम्हें। अगर वे कागज़ पुलिस के हाथों में पहुँच गए तो अनर्थ हो जाएगा। तुम कुछ बता नहीं रहे हो मुझे। मैं इससे अधिक कुछ नहीं बता सकता। सुनील, तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। नहीं, सुनील धीरे से बोला। क्या नहीं? मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? रामपाल हैरान होकर बोला। कई कारण हैं। पहले तो ये कि मैं शर्लक होम्स नहीं हूँ। जरूरी नहीं कि मैं डाकुओं का पता लगा ही सकूँ। दूसरा ये कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसके दौरान मुझ में और पुलिस में टकराव पैदा हो। पुलिस के आदमी भी इस लाइन पर काम कर रहे होंगे, इसलिए वे प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन को अच्छी निगाहों से नहीं देखेंगे। तीसरा ये कि अभी तुमने उन कागज़ों के विषय में मुझे कुछ बताया नहीं है, और बिना पूरी जानकारी हासिल किए किसी काम में हाथ डालना मेरी आदत नहीं है। चौथा ये कि मैं उसी काम में अपनी दिमाग खपाई करना पसंद करता हूँ जिसमें मुझे किसी भले आदमी का हित दिखाई देता है। उन कागज़ों को खोज निकालने में मुझे किसी भले आदमी का हित दिखाई नहीं दे रहा है। रामपाल कसमसाया लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। उसी समय प्रमिला चाय ले आई। उसने चाय बनाकर रामपाल और सुनील को दी। फिर वह अपने लिए चाय बनाने लगी। रामपाल कई क्षण चाय में से उठती हुई भाप को घूरता रहा और फिर गंभीर स्वर से बोला, सुनील, प्रत्यक्ष है कि तुम मुझे भला आदमी नहीं समझते हो, लेकिन उन कागजों के गलत हाथों में पहुंच जाने से का समाज के कई कथित भले आदमियों को भारी अहित होने की संभावना है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उन कागजों में ऐसा क्या है। मैं बताता हूँ तुम्हें, इस उम्मीद से कि शायद तुम यह काम करने के लिए तैयार हो जाओ। सुनील, वे कागज़ नगर के कई प्रतिष्ठित लोगों के लिए डायनामाइट सिद्ध हो सकते हैं। तुम जानते हो मेरा पार्टनर माइक ब्लैकमेलर था, और यही ब्लैकमेलिंग उसकी मौत का कारण बना था। वह मनमोहन नाम के एक लखपति युवक को ब्लैकमेल कर रहा था। मनमोहन की पत्नी मालती ने अपने पति का जीवन सुखी करने के लिए माइक की हत्या कर दी थी और फिर स्वयं जहर खाकर मर गई थी। मुझे मालूम है, मनमोहन माइक का अकेला शिकार नहीं था। माइक नगर के कई बड़े आदमियों को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने कई बड़े आदमियों की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा उन कागजों की सूरत में सेफ में रखा हुआ था। उन कागजों में जानते हो किन किन की काली करतूतों का हवाला था? एक हाई कोर्ट का जज, कैबिनेट मिनिस्टर, एक पुलिस कमिश्नर, एक सीआईबी का डिप्टी डायरेक्टर, एक नगर का प्रमुख उद्योगपति, और ऐसे ही कई कथित भले आदमी। अगर वे कागज़ पुलिस के हाथ में पड़ गए तो ये भले आदमी या तो आत्महत्या कर लेंगे या फिर जेल में दिखाई देंगे। ये तो संभव है कि डाकू ही उन कागज़ों का महत्व समझ जाएं और स्वयं ही इन लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। नहीं, ये संभव नहीं है। वे तो रुपया लूटने आए थे और लूट कर चले गए। वे कागज़ तो वे खामखा उठा कर ले गए। वे उनके लिए रद्दी कागज़ों के पुलंदे से अधिक महत्व नहीं रखते। तुम माइक के शिकारों से उन कागज़ों के बदले में कितना रुपया हत्या चुके हो? एक पैसा भी नहीं। सुनील, यकीन मानो, मैंने कल उन लोगों को मैंने कल उन लोगों का ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की। तो फिर तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वे कागज़ तुम्हारे पास रहें, चोरी चले जाएं या पुलिस के हाथ पड़ जाएं? फ़र्क पड़ता है, भारी फ़र्क पड़ता है। सुनील, जुआगर से मुझे भारी कमाई है। मेरा जुआगर खुलेआम चल रहा है, केवल इन्हीं लोगों की मेहरबानी से। एक जज, एक मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर और सीआईबी के डिप्टी डायरेक्टर की छत्रछाया में चल रहा है यह जुआगर। मैंने इन लोगों को धमकी दी हुई है कि अगर जुआगर बंद हो गया तो मैं सबका कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। इसका नतीजा यह है कि जुआगर के हित के लिए वो मुझसे अधिक चिंतित हैं। कभी जुआगर पर पुलिस का छापा पड़ने वाला होता है तो मुझे 1 घंटा पहले सूचना मिल जाती है। उस 1 घंटे के समय में जुआगर का हुलिया बदल जाता है। रॉलेट और ताश की मेज़ों के स्थान पर बिलियर्ड और टेबल टेनिस की मेज़ें दिखाई देने लगती हैं। जुआगर शरीफ लोगों का क्लब बन जाता है। पुलिस आती है और संतुष्ट होकर चली जाती है। क्लब फिर जुआगर में बदल जाता है। ये भी तो ब्लैकमेल ही है। इसमें ब्लैकमेल वाली कौन सी बात है? मेरे जुआगर के चलने से उन लोगों की जेब जेब में क्या जा रहा है? मैंने माइक की तरह आज तक उनसे एक पैसे की मांग नहीं की। ब्लैकमेल का केवल यही मतलब नहीं होता मिस्टर रामपाल कि तुम किसी से रुपया वसूल कर रहे हो। ब्लैकमेल की भी सैकड़ों किस्में होती हैं। आप ब्लैकमेल द्वारा किसी को नौकरी दिलाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप ब्लैकमेल द्वारा किसी की बीवी हत्या सकते हैं। आप ब्लैकमेल द्वारा किसी को नगर छोड़ जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप ब्लैकमेल द्वारा किसी की अपने विरुद्ध ज़ुबान बंद कर सकते हैं। तुम ब्लैकमेल द्वारा अपना जुआगर चला रहे हो। पुलिस का छापा पड़ने से 1 घंटा पहले लोग तुम्हें सूचना भिजवा देते हैं। ये ब्लैकमेल नहीं तो क्या है? रामपाल चुप रहा। आपने चाय का एक घूंट भी नहीं पिया है? प्रमिला रामपाल का ध्यान चाय के कप की ओर आकर्षित करती हुई बोली। ओह सॉरी, रामपाल बोला। उसने कप होठों से लगा लिया। चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने एक ही सांस में सारी चाय पी ली और कप रख दिया। प्रमिला हैरानी से उसका मुंह देखने लगी। तो तुमने फैसला कर लिया कि मेरी सहायता नहीं करोगे? रामपाल ने पूछा। आई एम सॉरी, सुनील बोला। देखो सुनील, उन डाकुओं में से एक को आसानी से पहचाना जा सकता है। वह डाकुओं का लीडर मालूम होता था। वह लंबे चौड़े शरीर वाला आदमी था और उसके दाएं हाथ की छोटी उंगली गायब थी।
उसने दस्ताने पहने हुए थे, लेकिन फिर भी यह बात स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी कि उसके दाएं हाथ में 4 उंगलियां हैं। ज्यूल बॉक्स में हुई हत्याओं के लिए डाकुओं को गिरफ्तार करना पुलिस का काम है। अगर तुम केवल उन 4 उंगलियों वाले का पता लगा सको तो बाकी का काम मैं कर लूँगा। मैं उससे किसी भी कीमत में वे कागज़ खरीद लूँगा, क्योंकि उनके बिना मैं जुआ घर नहीं चला सकता। इतने से काम के बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपये देने के लिए तैयार से काम के बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। और उसने आशापूर्ण नेत्रों से सुनील की ओर देखा। सॉरी, 15,000, नो, 20,000। उत्तर देने के स्थान पर सुनील ने लकी स्ट्राइक का एक सिगरेट निकालकर सुलगाया और उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? रामपाल ने पूछा। हाँ, सुनील ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। ओके, रामपाल उठता हुआ बोला। मैं ही बेवकूफ़ था जो तुम्हारे पास भागा चला आया। और वह दंदनाता हुआ सुनील के फ्लैट से बाहर निकल आया। सोनू, प्रमिला बोली, जो काम वह कह रहा था तुम कर सकते हो उसे। हाँ, तो फिर करते क्यों नहीं? 20,000 रुपये तो दे रहा था वो तुम्हें। सवाल रुपयों का नहीं है पम्मी, सिद्धांत का है। जासूसी मेरा पेशा नहीं, शौक है। मैं ये सब काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे एडवेंचर पसंद है। मुझे एक्साइटमेंट से लगाव है। केवल रुपयों की खातिर मैं रामपाल जैसे उचक्के आदमी का काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि रामपाल की थ्योरी बिल्कुल गलत है। क्या मतलब? वह ये समझता है कि डाकू जुआगर में धन लूटने के लिए आए थे। वे कागज़ तो खामखा ही ले गए, जबकि हर बात इस ओर संकेत करती है कि उन्होंने उन कागज़ों की खातिर ही डाका डाला था। कैसे? रामपाल ने स्वयं बताया था कि वे सेफ में से लगभग 1 लाख रुपए निकाल कर ले गए, जबकि इतना ही उसमें और था। वे 6 आदमी थे। अगर वे धन लूटने के इरादे से ही वहां आए थे तो उन्होंने बाकी का रुपया सेफ में ही क्यों छोड़ दिया? प्रत्यक्ष है कि सेफ में से धन मिलने के विषय में तो उन्होंने सोचा भी नहीं था, वरना वे उसमें एक पैसा नहीं छोड़ते। सेफ में से कागज़ निकालने के बाद तो ऐसा लगता है कि जितने नोट वे जेबों में भर सके उन्होंने भर लिए और बाकी छोड़ दिए। प्रमिला चुप रही। एक बात और भी जो इस ओर संकेत करती है कि डाका धन के लिए नहीं डाला गया था। सुनील फिर बोला। वह एक जुआ घर था। रामपाल के कथानुसार वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। अवश्य वे जुआ खेलने के लिए साथ में मोटी रकमें भी लाते होंगे। बाहर हॉल में मौजूद लोगों की 3 नकाबपोश कवर किए हुए थे, लेकिन उन्होंने लोगों को लूटने की चेष्टा नहीं की। इसका केवल यही कारण हो सकता है कि उनका मुख्य ध्येय धन लूटना नहीं, कागज़ चुराना था। अब प्रश्न ये उठता है कि उन डाकुओं को कागजों में क्या दिलचस्पी थी? संभव है, प्रमिला बोली, कि वे डाकू केवल भाड़े के टट्टू हों। जिन लोगों से संबंधित कागज उस सेफ में थे, शायद उन्होंने एक मोटी रकम देकर कुछ पेशेवर हत्यारों को इस बात के लिए तैयार कर लिया हो कि वे जुआ घर के सेफ में से कागज लाएं, ताकि वे लोग चैन की सांस ले सकें। संभव क्या? मुझे तो लगता है कि यही हुआ है। लेकिन ये कैसे पता लगे कि रामपाल कौन से जज को, कौन से कमिश्नर को, कौन से डिप्टी डायरेक्टर को ब्लैकमेल कर रहा है? रामपाल तो प्रत्यक्ष है, इस विषय में कुछ बताएगा नहीं। प्रमिला चुप रही। केवल एक ही आदमी है जो इस मामले पर कुछ प्रकाश डाल सकता है। उसे तलाश करना ही पड़ेगा। कौन? वह 4 उंगलियों वाला रिंग लीडर जिसका जिक्र रामपाल ने किया था। चैप्टर 2। अगले दिन सुबह सुनील ब्लास्ट के ऑफिस में अपने केबिन में बैठा अपने प्रिय सिगरेट लकी स्ट्राइक के लंबे लंबे कश ले रहा था। फिर उसने पीबीएक्स बोर्ड से संबंधित अपने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। मॉर्निंग सोनू डियर। दूसरी ओर से रिसेप्शनिस्ट रेणु का मधुर स्वर सुनाई दिया। मॉर्निंग रेणु। सुनील व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ बोला। ज़रा मुझे डायरेक्ट लाइन दे दो, मुझे 3-4 फ़ोन करने हैं। ओके, रेणु बोली। अगले ही क्षण सुनील को डायल टोन सुनाई देने लगी। उसने यूथ क्लब के नंबर डायल कर दिए। दूसरी ओर कई क्षण घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने टेलीफोन नहीं उठाया। सुनील बड़े धैर्य से संबंध स्थापित होने की प्रतीक्षा करता रहा। अंत में दूसरी ओर किसी ने रिसीवर उठा लिया। यस साहब। दूसरी ओर से शायद कोई वेटर बोला। रमाकांत है? नहीं साहब। कहाँ चला गया? वह तो दोपहर तक सोया करता है, लेकिन आज वे सुबह 6 बजे ही कहीं चले गए थे। साहब कोई मैसेज हो तो बोलिए साहब। मैसेज नहीं, कोई और है वहाँ? जौहरी, राकेश, गोपाल, मोहन। दिनकर साहब और जौहरी साहब हैं साहब। दिनकर को बुलाओ। कुछ ही क्षण बाद सुनील को लाइन पर दिनकर का स्वर सुनाई दिया। हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूँ, दिनकर। सुनील बोला। रमाकांत के बारे में कुछ मालूम है? वे तो आज सुबह के प्लेन से विशालगढ़ गए हैं। गोपाल, राकेश और मोहन पहले से ही वहीं हैं। खैर, देखो दिनकर, तुम्हारे लिए एक काम है। क्या? ज्यूल बॉक्स वाले रामपाल की याद है तुम्हें? उसका एक फ़ोटो भी खींचा था तुमने। वह रामपाल जो माइक का पार्टनर था? बिल्कुल वही। अंतर केवल इतना है कि अब माइक की जगह माइक की पत्नी कैरोल ने ले ली है। मैं समझ गया करना क्या है मुझे। तुम्हें उसकी निगरानी करनी है। चाहो तो जौहरी को भी साथ ले लो, लेकिन उसके एक एक एक्शन पर तुम्हारी नज़र होनी चाहिए। ओके? ओके। रमाकांत कब आएगा? आज ही, अधिक से अधिक शाम तक। तो फिर तुम अपनी रिपोर्ट भी उसे ही देना। ओके। सुनील ने प्लंजर दबाकर संबंध विच्छेद कर दिया।
दोबारा डायल टोन मिलते ही उसने सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के सुपरिटेंडेंट राम सिंह के नंबर डायल कर दिए। राम सिंह से उसके बड़े अच्छे संबंध थे। राम सिंह स्पीकिंग। दूसरी ओर से राम सिंह का भारी स्वर सुनाई दिया। सुपर साहब को सुनील का नमस्कार पहुंचे। सुनील बोला, ओह सुनील, आज मैं कैसे याद आ गया तुम्हें? क्या बताएं सुपर साहब, एकदम महत्वपूर्ण होते हैं आप हमारे लिए। अच्छा? राम सिंह का आश्चर्य भरा स्वर सुनाई दिया। जी हाँ, बात क्या है? आपसे कुछ डिपार्टमेंटल जानकारी चाहिए। किस विषय में? राम सिंह के स्वर में गहरी सतर्कता का आभास था। घबरा क्यों रहे हो राम सिंह प्यारे? सुनील उपहासपूर्ण स्वर से बोला। विश्वास रखो, कोई सरकारी रहस्य नहीं पूछूंगा तुमसे। बरखुरदार, तुम्हारे जो जी में आए पूछो, फिर जो मेरे जी में आएगा बताऊंगा। मैं एक पेशेवर मुजरिम के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूँ। उसकी इकलौती पहचान यह है कि उसके दाएं हाथ की छोटी उंगली कटी हुई है। क्या ऐसा कोई मुजरिम तुम्हारे रिकॉर्ड में है? तुम्हारी क्या दिलचस्पी है इसमें? कोई विशेष बात नहीं है, बस यही खराबी है तुम अखबार वालों में। तुम जानना तो हर बात चाहते हो लेकिन बताना कुछ नहीं चाहते। यह वन वे ट्रैफिक का सिलसिला मुझे पसंद नहीं। सुपर साहब, इसमें तुम्हारी दिलचस्पी वाली कोई बात है ही नहीं। अब कृपा करके मेरी बात का जवाब दो। क्या ऐसा कोई मुजरिम तुम्हारे रिकॉर्ड में है? संभव है हो, यह भी संभव है कि ना हो, और यह भी संभव है कि ऐसे 10-15 मुजरिम हो जिनकी दाएं हाथ की छोटी उंगली कटी हुई हो। क्या? सुनील हैरान होकर बोला। ऐसा मुजरिम 10-15 भी हो सकते हैं? संभावना तो है ही। पक्की बात तो रिकॉर्ड देख कर ही बताई जा सकती है। उसमें कितनी देर लगेगी? ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ऐसे मुजरिम जिनके दाएं हाथ में 4 उंगलियां हैं उसकी फ़ाइल अलग होगी। तुम ज़रा होल्ड करो, मैं फ़ाइल मंगवाता हूँ। सुनील कई क्षण रिसीवर कान में लगाए बैठा रहा। लगभग 5 मिनट बाद फ़ोन पर राम सिंह की आवाज़ सुनाई दी। सुनील, हमारे रिकॉर्ड में ऐसे 3 मुजरिम हैं जिनके दाएं हाथ की छोटी उंगली कटी हुई है। उनमें से एक तो पिछले कई महीनों से हांगकांग में, एक जेल में और एक ही पिछले दिनों मोटर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हांगकांग वाला वापस राजनगर आ गया? ये लगभग असंभव ही है सुनील। प्रथम तो वो वापस भारत आने का साहस ही नहीं कर सकता क्योंकि वह खून का अपराधी है। पुलिस के हट्टे चढ़ते ही फांसी के तख्ते पर पहुंच जाएगा। दूसरे ये कि कम से कम राजनगर में तो उसकी मौजूदगी पुलिस को जानकारी में आए बिना रह नहीं सकती। और वो जेल वाला, वह जेल में से निकल तो नहीं भागा है? पागल हुए हो क्या? जेल में से निकल भागना क्या कोई मजाक है? शायद वह जेल में से भाग निकला और तुम्हें पता ही ना लगा हो। क्या बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रहे हो? 7 साल की सज़ा पाया हुआ मुजरिम जेल से भाग निकले और सीआईडी के सुपरिटेंडेंट को खबर भी ना हो। राम सिंह का झल्लाया हुआ स्वर सुनाई दिया। तो फिर तुम्हारा रिकॉर्ड अधूरा होगा। क्यों? क्योंकि मैं इस समय राजनगर में ही मौजूद एक ऐसे मुजरिम के विषय में जानकारी रखता हूँ जो चोरी, डकैती, खून इत्यादि हर प्रकार के अपराधों में शामिल है और जिसके दाएं हाथ की छोटी उंगली कटी हुई है। देखो सुनील, हमारे पास केवल उन्हीं मुजरिमों का रिकॉर्ड होता है जो कम से कम एक बार पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हों। संभव है जिस मुजरिम की तुम बात कर रहे हो वह अभी तक एक बार भी पुलिस के हाथ में ना आया हो। खैर, सुनील उकताकर बोला, काम तो नहीं बना लेकिन थैंक यू वेरी मच ऑल दी सेम। ओके। सुनील ने रिसीवर रख दिया। उसके रिसीवर रखने भर की देर थी कि फ़ोन की घंटी घनघना उठी। हेलो। सुनील ने बड़े विरक्ति से रिसीवर उठाकर कहा। सुनील कुमार चक्रवर्ती, एक तेज स्वर सुनाई दिया। यस। पर्सन टू पर्सन ट्रंक कॉल फ्रॉम विशालगढ़, प्लीज़ स्पीक ऑन। सुनील, मैं रमाकांत बोल रहा हूँ। दूसरी ओर से रमाकांत का स्वर सुनाई दिया। हेलो रमाकांत, मैंने अभी तुम्हें यूथ क्लब में फ़ोन किया था, क्या रिपोर्ट है? सुनील उच्च स्वर से बोला। उमाशंकर चोपड़ा के विषय में कुछ दिलचस्प बातें मालूम हुई हैं। सोचा तो मैं फ़ोन पर ही सूचना दे दूं। राजनगर लौटना तो शाम तक नहीं हो पाएगा। बड़ा अच्छा किया तुमने, कहो। पहली बात तो ये है कि जिस दिन राजेश की लाश पाई गई थी उससे पिछले दिन की दोपहर और शाम को उमाशंकर चोपड़ा राजनगर में था। दूसरी बात यह है कि उमाशंकर चोपड़ा को जुआ खेलने की लत है। ज्यूल बॉक्स का मालिक रामपाल उसके अच्छे मित्रों में से है। वह जब भी राजनगर में होता है रामपाल के ज्यूल बॉक्स की ऊपरी मंजिल पर स्थित जुआघर में ज़रूर जाता है। उस रात भी वह वहाँ गया था। और गौर करने वाली बात यह है सुनील कि उस रात उसके साथ एक बेहद आकर्षक विदेशी युवती भी थी, जबकि उससे पहले वह हमेशा वहाँ अकेला आया करता था। उमाशंकर चोपड़ा की किसी विदेशी युवती से अवैध संबंधों की संभावना पर विचार करते हुए मैंने मिसेज चोपड़ा से कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। मिसेज चोपड़ा कहती हैं कि उमाशंकर चोपड़ा औरत कोड़ तो नहीं है, लेकिन इतना चरित्रवान भी नहीं है कि अगर अनायास ही कोई युवती उसके संबंध में आ जाए तो वो मौके से चूक जाए। तुम उमाशंकर चोपड़ा से मिले थे? हाँ। उसे राजेश की मौत के विषय में बताया था? हाँ। उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई थी? ऊपरी तौर पर तो उसने अफसोस ही प्रकट किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा था जैसे राजेश की मौत की बात सुनकर उसने चैन की सांस ली हो। उसने स्वयं स्वीकार किया है कि राजेश से उसकी मुलाकात हुई है और उसे यह भी मालूम था कि राजेश उसके पिछले जीवन के बकी उधेड़ने के लिए विशालगढ़ आया। आरंभ में तो उसने राजेश की ज़रा भी परवाह नहीं की थी,
लेकिन फिर एकाएक ही वह राजेश से भयभीत दिखाई देने लगा था। सिटी क्लब के एक क्लर्क का बयान है कि उसने एक बार चोपड़ा को राजेश को धमकाते सुना था कि अगर उसने उस मामले में अपनी जुबान भी खोली तो वह राजेश को जान से मार डालेगा। बहुत प्रयास करने पर भी अभी ये पता नहीं लग पाया है कि यह मामला कौन सा था जिसके संदर्भ में उसने राजेश को जान से मार डालने की धमकी दी थी। और एक और बड़ी ज़ोरदार बात हमारे हाथ लग गई है। विशालगढ़ में ये इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव ब्यूरो नाम की एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है। उस एजेंसी के डायरेक्टर से चोपड़ा आजकल दिन में 5-5 6-6 बार मिल रहा है। उस एजेंसी के डिटेक्टिव होटल ज्यूल बॉक्स के आसपास चक्कर लगाते देखे गए। उनका एक आदमी हर समय रामपाल के पीछे साई की तरह लगा रहता है। इंटरनेशनल प्राइवेट डिटेक्टिव ब्यूरो का एक आदमी मेरे पास भी काम कर चुका है। उसी से मुझे यह जानकारी हासिल हुई है। वे प्राइवेट डिटेक्टिव क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं ये पता नहीं लग सका है। चोपड़ा आजकल बेहद परेशान दिखाई दे रहा है। हर समय उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती दिखाई देती हैं। उसे शेव तक करने की सुध नहीं है। वह हर रोज़ राजनगर का एक चक्कर लगाता है। यह सिलसिला परसों से शुरू हुआ है। इस समय भी वह राजनगर में ही है। विशालगढ़ के लोकल अखबार के दफ्तर से कुछ जानकारी हासिल हुई? नहीं। हमने अखबार की वे तमाम फाइलें टटोल डाली हैं जिन्हें राजेश ने पढ़ा था। उनमें उमाशंकर चोपड़ा का जिक्र तो बहुत है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है जो उसके विरुद्ध प्रयुक्त की जा सकती हो। अखबार में चोपड़ा का जिक्र अक्सर किस सिलसिले में था? प्रतिरक्षा मंत्रालय का बहुत काम किया है उसने। प्रतिरक्षा मंत्रालय का वह जनरल सप्लायर है। वह स्वयं बहुत बड़ा उद्योगपति रहा है और अब भी है। पिछले 15 वर्षों में उसने जीपें, पैराशूट, गोलियां, राइफलें और ना जाने ऐसी कितनी चीज़ें डिफेंस को सप्लाई की हैं। कई तकनीकी कामों में भी चोपड़ा की कंपनी के इंजीनियरों ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस वालों की सहायता की है। इसी से मिलते जुलते बाकी समाचार थे उन फाइलों में। सुनील चुप रहा। और जहाँ तक राजेश की किसी विदेशी युवती के साथ देखे जाने की बात है तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा है। विशालगढ़ या राजनगर में हम एक भी ऐसा आदमी तलाश नहीं कर पाए जिसने राजेश को किसी विदेशी युवती के साथ देखा हो। इससे तो यही प्रकट होता है कि वह किसी युवती के संसर्ग में आया ही नहीं था, वरना किसी ने तो उन दोनों को इकट्ठे ज़रूर देखा होता। और और बस यही कुछ तो तुमने पूछा था? कुछ और जानना चाहते हो तो बताओ। फिलहाल कुछ नहीं। तुम एक आदमी चोपड़ा की निगरानी के लिए छोड़कर वापस आ जाओ। मोहन उसकी निगरानी कर ही रहा है। गोपाल और राकेश को मैं वापस बुला लेता हूँ। ठीक है। एक बात और सुनील। क्या? इस ट्रंक कॉल के 12 मिनट हो गए। ये पैसे मैं तुमसे लूँगा। उत्तर देने के स्थान पर सुनील ने रिसीवर क्रेडिल पर पटक दिया। उसका मस्तिष्क सारे सूत्रों को एक लड़ी में पिरोने का उपक्रम करने लगा। एक बात उसे बुरी तरह चुभ रही थी। एक विदेशी युवती और ज्यूल बॉक्स का जुआ घर। ये दो नाम ऐसे थे जो किसी न किसी सूत्र के माध्यम से घूम फिरकर सामने आ जाते थे। राजेश चोपड़ा के पीछे था। चोपड़ा एक विदेशी युवती के साथ होटल ज्यूल बॉक्स के जुआ घर में देखा गया था। चोपड़ा रामपाल का मित्र था। चोपड़ा के रखे हुए प्राइवेट डिटेक्टिव ज्यूल बॉक्स की निगरानी कर रहे थे। ज्यूल बॉक्स के जुआघर में डाका पड़ा था। रिंग लीडर एक ऐसा बदनाम था जिसके दाएं हाथ में 4 उंगलियां थीं। जुआघर के सेफ में से धन के साथ कुछ कागज भी चोरी गए थे। राजेश की हत्या। चोपड़ा आजकल बहुत चिंतित रहता है। क्या इन सब बातों का आपस में संबंध है? सुनील का दिमाग भन्ना गया। शाम को सुनील अपनी मोटरसाइकिल पर यूथ क्लब पहुंचा। क्लब में अभी रौनक नहीं थी क्योंकि अभी क्लब आने वालों का समय नहीं हुआ था, लेकिन एक मनोरंजन भरी शाम की तैयारियों के लक्षण अभी से दिखाई दे रहे थे। सुनील ने देखा क्लब का डांस फ्लोर बड़े शानदार ढंग से सजाया जा रहा था। गुड इवनिंग सर। एक वेटर जो सुनील को पहचानता था उसके समीप आकर बोला। आज ये सजावट किस लिए हो रही है? सुनील ने पूछा। आज रात को ट्विस्ट कंपटीशन है साहब। अच्छा। जी हाँ। जीतने वाले जोड़े को श्रीनगर का 15 दिन की ट्रिप इनाम में दिया जाएगा। आप आ रहे हैं ना साहब? मैं तो आ ही गया हूँ। सुनील बोला। रमाकांत कहाँ है? अपने ऑफिस में साहब। सुनील रमाकांत के ऑफिस में घुस गया। रमाकांत अपनी महोगनी की विशाल टेबल के पीछे बैठा था। उसके दोनों पांव मेज पर रखे थे, आंखें बंद थी। होठों में चार मीनार का एक ताज़ा सुलगाया हुआ सिगरेट लटक रहा था, जिसका वह कभी कभार कश ले लेता था। कमरा सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। अबे ओए चार मीनार के आशिक, सुनील जोर से बोला। रमाकांत ने आंखें खोल दी। सुनील को देखकर वह मुस्कुराया। सिगरेट उसने हाथ में ले लिया, लेकिन पाँव मेज से नहीं हटाए। बैठो, वो बोला। मैं अभी विशालगढ़ से आया हूँ। बैठने का समय नहीं है, मैं जा रहा हूँ। आज क्लब में बहुत तगड़ा प्रोग्राम है। मैंने सुना है मैंने सुना है, लेकिन वो मेरी किस्मत में नहीं लिखा है। क्यों? बहुत काम है। तुम बताओ, कोई नई बात पता लगी है? कोई विशेष बात नहीं है, केवल दिनकर ने फ़ोन किया था कि रामपाल के पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी लगा हुआ है। उस विषय में मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। रामपाल क्या कर रहा है? वह सारा दिन शहर के उन गंदे इलाकों में घूमता रहता है जहाँ अधिकतर जराइम पेशा लोग रहते हैं। दरअसल वह उस 4 उंगलियों वाले बदमाश को खोजता फिर रहा है जिसने ज्यूल बॉक्स में डाका डाला था।
उन इलाकों में रहने वाले बदमाशों से वो एक ही सवाल पूछता है कि क्या वे 4 उंगलियों वाले किसी दादा को जानते हैं, लेकिन अभी तक उसे कोई सफलता नहीं मिली है। उसका जुआगर कैसा चल रहा है? लगभग ठप ही समझो। बहुत कम लोग आते हैं वहाँ। रामपाल भी उस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। ढंग के लोगों ने तो बिल्कुल ही आना छोड़ दिया है। लोग उस डकैती की वारदात से बहुत आतंकित हो उठे हैं। खैर छोड़ो, सुनील बोला। तुम अभी कहीं जाओगे तो नहीं? मैं कहाँ जा सकता हूँ, सारा इंतज़ाम करना है। तो फिर मैं तुम्हारी गाड़ी ले जाऊँ? ले जाओ, लेकिन वापस आने की कोशिश करना। बड़ा रंगीन प्रोग्राम है, रात के 12-1 बजे तक चलेगा। ट्विस्ट का ओपन कंपटीशन है, तुम भी पार्टनर ले आओ और शामिल हो जाओ। शायद श्रीनगर का ट्रिप तुम्हारी किस्मत में लिखा हो। तुम कार की चाबी दो, सुनील उखड़कर बोला। मेरी किस्मत में तो प्यारे धक्के खाना ही लिखा है। रमाकांत ने जेब से चाबी निकालकर सुनील की ओर उछाल दी। सुनील चाबी लेकर बाहर की ओर बढ़ गया। फिर भी लौटने की कोशिश करना, रमाकांत पीछे से बोला। अच्छा। सुनील बाहर निकल गया। उसने अपनी मोटरसाइकिल वहां छोड़ दी और रमाकांत की शानदार इम्पाला गाड़ी को ड्राइव करता हुआ खुली सड़क पर ले आया। उसने गाड़ी उस पुलिस स्टेशन की ओर मोड़ दी जहां उसे इंस्पेक्टर प्रभुदयाल से मिलने की आशा थी। सौभाग्य से प्रभुदयाल पुलिस स्टेशन पर मौजूद था। हेलो शर्लॉक होम्स, प्रभुदयाल उसे देखकर विषाक्त स्वर से बोला। सुनील ने उसके व्यंग को अनसुना कर दिया। अफसर भी ऐसा था। वह निर्विकार भाव से प्रभुदयाल के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कोई रिपोर्ट लिखवाने आए हो क्या? प्रभुदयाल ने फिर व्यंग कसा। प्रभुदयाल, सुनील गंभीर स्वर से बोला। क्या तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे कभी सहयोग नहीं दोगे? मुझे कानून से खिलवाड़ करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। इस बार कौन सा कानून भंग कर दिया है मैंने? किया नहीं है तो करोगे, तुम अपनी आदत से मजबूर हो। सुनील चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कुछ क्षणों के लिए प्रभुदयाल को किस प्रकार अपने पक्ष में करे। सुनील, आज तक कोई भी आदमी कानून के हाथों से बच नहीं सका है। तुम अपने आप को पुलिस वालों से ज़्यादा चालाक समझते हो, इसलिए कहीं ना कहीं अपनी गर्दन फंसा ही रहते हो। लेकिन एक ना एक दिन तुम ऐसे फंसोगे कि संसार की कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकेगी। मैं यहाँ उपदेश सुनने नहीं आया था। सुनील अपने स्वर को भरसक उत्तेजना रहित रखने की चेष्टा करता हुआ बोला। तुम चाहते क्या हो? प्रभु ने तीखे स्वर से पूछा। राजेश की हत्यारे के विषय में कुछ पता लगा? तुम कौन होते हो प्रश्न पूछने वाले? प्रभु दयाल, शायद तुम ये भूल रहे हो कि राजेश ब्लास्ट के लिए काम करता था। ब्लास्ट जल्दी से जल्दी राजेश के हत्यारे को अपने अपराध की सजा पाते देखना चाहता है। मैं ब्लास्ट का प्रतिनिधि हूँ। ऐसी सूरत में क्या मुझे यह जानने का हक नहीं पहुँचता कि पुलिस इसके हत्यारे को पकड़ने के लिए क्या कर रही है? हम अभी तक कुछ भी नहीं जान पाए हैं। तफ्तीश जारी है। प्रभु दयाल अपेक्षाकृत नम्र स्वर से बोला। उसकी लाश उसके संबंधियों को सौंप दी गई है। हाँ। और उसका सामान? कैसा सामान? जो उसकी जेब में था? नहीं, वह अभी हमारे पास ही है। मैंने सोचा था शायद उसमें से कोई ऐसा सूत्र हाथ आ जाए जो हत्यारों को पकड़ने के लिए सहायक सिद्ध हो सके। मुझे दिखा सकते हो वो सामान? प्रभु दयाल कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने मेज का दराज खोला और उसमें से रुमाल में बंधी एक गठरी से निकालकर मेज पर रख दी। उसने रुमाल को खोलकर फैला दिया। सुनील उस सामान का निरीक्षण करने लगा। पर्स में लगभग 450 रुपये हैं, प्रभु बोला। डायरी पिछले 10 दिनों से नहीं लिखी गई है। यह विशालगढ़ से राजनगर तक का प्लेन का टिकट है। ब्लास का आइडेंटिटी कार्ड है एक। ये क्या है? सुनील एक वस्तु की ओर संकेत करता हुआ बोला। माचिस है, प्रभु ने उत्तर दिया। सुनील ने माचिस उठा ली। वह पतली सी कार्डबोर्ड की बनी हुई माचिस थी जिसके फ्लैप पर सुनहरी शब्दों में लिखा था, ज्यूल बॉक्स होटल और क्लब। उसने फ्लैप हटाकर देखा। भीतर 20 की 20 तीलियां सही सलामत मौजूद थी। उस पेपर मैच में से एक भी तीली प्रयोग के लिए फाड़ी नहीं गई थी। सुनील उठ खड़ा हुआ। उसने माचिस प्रभु दयाल की ओर उछाल दी और बोला, इंस्पेक्टर साहब, ऐसा लगता है कि आपने इस माचिस को तनिक भी महत्व नहीं दिया। इस माचिस में महत्व वाली कौन सी बात है? राजेश सिगरेट नहीं पीता था, सुनील बोला और लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। प्रभु दयाल असमंजस पूर्ण मुद्रा बनाए उसे जाता देखता रहा। सुनील फिर आकर कार में बैठ गया। एक पब्लिक टेलीफोन बूथ के सामने उसने गाड़ी रोक दी। बूथ में जाकर उसने यूथ क्लब के नंबर डायल कर दिए। रमाकांत। दूसरी ओर से रमाकांत की आवाज़ सुनाई देते ही बोला, एक आदमी को ब्लास्ट के ऑफिस में भेज दो। वहाँ से उसे राजेश की फ़ोटो मिल जाएगी। उसे कहो कि वह उसे फ़ोटो की सहायता से यह जानने की कोशिश करे कि जिस दिन उमाशंकर चोपड़ा एक विदेशी युवती के साथ होटल जुआ घर में सॉरी हाँ, होटल जुआ घर में देखा गया था, क्या उस दिन राजेश भी वहाँ था? रमाकांत के कुछ बोलने से पहले ही सुनील ने सम्मत विच्छेद कर दिया। वह फिर वापस गाड़ी में आ बैठा। सुनील कार को उस ओर ड्राइव कर रहा था जिधर नगर के मध्यम वर्ग के लोग रहते थे। शीघ्र ही कार उस इलाके में पहुंच गई। वहां संग सड़कें तंग थी और आबादी बहुत घनी थी। ऐसे इलाके में वह रमाकांत की हवाई जहाज जैसी लंबी चौड़ी गाड़ी चलाने में भारी कठिनाई का अनुभव कर रहा था। अंत में उसने गाड़ी के स्थान पर पार्क कर दी और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। एक रेस्टोरेंट के सामने आकर वह रुक गया। रेस्टोरेंट पर एक विशाल नियॉन साइन लगा हुआ था, लिखा था फ्रैंक्स कॉफ़ी बार, और यही शब्द रेस्टोरेंट के झूलने वाले द्वार पर लिखे हुए थे।
सुनील द्वार ठेलकर भीतर घुस गया। द्वार के साथ ही काउंटर था जिसके पीछे लगभग 40 वर्ष का एक एंग्लो इंडियन सिर झुकाए बैठा हुआ था। सुनील काउंटर के सामने जा खड़ा हुआ और उंगलियों से काउंटर ठकठकाता हुआ बोला, फ्रैंक। उस व्यक्ति ने सिर उठाया। सुनील को देखते ही उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव छा गए। वह एकदम उछलकर खड़ा हो गया। मास्टर आप? वह आश्चर्यपूर्ण स्वर से बोला और काउंटर से बाहर निकल आया। उसने सुनील के दाएं हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर माथे से लगा लिया और फिर बोला, आपने क्यों तकलीफ की? गुलाम को ही बुला भेजा होता। मैंने खुद ही आना ठीक समझा, फ्रैंक। सुनील बोला। बहुत कृपा की मास्टर। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? वह भी बताता हूँ, सुनील बोला और उसकी दृष्टि हॉल में घूमने लगी। हॉल में साफ सुथरी मेज़ें लगी हुई थी। हर मेज पर एक सीमित प्रकाश वाला बल्ब जल रहा था जिसके कारण हॉल में जगमगाहट जगमगाहट नहीं थी, लेकिन वह अर्ध प्रकाश का वातावरण बड़ा रोमांटिक लग रहा था। हॉल में अधिक ग्राहक नहीं थे। फ्रैंक बड़े श्रद्धा भाव से सुनील को देख रहा था। एक जमाना था जब फ्रैंक राजनगर को सबसे बड़ा दादा माना जाता था। जराइम पेशा लोगों का वह बेताज का बादशाह था। उन दिनों वह विलायती शराब की स्मगलिंग किया करता था। फिर नगर के कुछ बदमाश उसके विरुद्ध हो गए थे और स्वयं फ्रैंक किसी भी क्षण पुलिस के हत्थे चढ़ सकता था। उन बदमाशों ने फ्रैंक को एक हत्या के केस में फंसा दिया था। वह गिरफ्तार हो गया था और उसके बच निकलने की तनिक भी संभावना नहीं दिखाई दे रही थी। सुनील ने अखबार के लिए उसका इंटरव्यू लिया था। फ्रैंक की बातें सुनकर उसे अनुभव हुआ था कि हत्या के अपराध में वह बेगुनाह फंसाया जा रहा है। केवल अपनी एडवेंचरस नेचर से मजबूर होकर सुनील उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया। बाद में सुनील के ही प्रयत्नों से वह साफ बरी हो गया था। बरी होने के बाद उसने किनारा कर लिया और ईमानदारी की नोटी से पेट भरने का प्रयत्न करने लगा। उसने शराब की स्मगलिंग बंद कर दी थी और फ्रैंक कॉफ़ी बार खोल लिया था। आज फ्रैंक अपनी वर्तमान स्थिति से बेहद खुश था और स्वयं को सौभाग्यशाली समझता था कि सुनील के कहने पर उसने भले समय अपराध और अपराधियों का पल्ला छोड़ दिया था। एक कोने की मेज पर सुनील को एक लंबा तगड़ा नवयुवक बैठा दिखाई दिया। उसके सामने सोडे की दो खुली हुई बोतलें रखी थी और उसके हाथ में थमे गिलास में पीले रंग का तरल पदार्थ चमक रहा था। तो तुमने अपना पुराना धंधा फिर शुरू कर दिया? सुनील फ्रैंक को घूरता हुआ बोला। नहीं मास्टर, फ्रैंक बोला। झूठ बोल रहे हो। नहीं मास्टर, बाय गॉड नहीं। फ्रैंक अपने गले में जंजीर के सहारे लटके हुए छोटे से क्रॉस को निकालकर चूमता हुआ बोला। वह कोने में बैठा हुआ आदमी क्या कर रहा है? फ्रैंक ने युवक को देखा और उसके चेहरे पर हताशा के भाव छा गए। वह फ्रैंक दबे स्वर से बोला, टॉमी मार्गे ने। बहुत खतरनाक बदमाश है। मैं उसे शराब नहीं देता हूँ, शराब वह खुद लाता है, लेकिन मैं उसे यहाँ बैठकर पीने से रोक नहीं सकता। क्यों? वह बहुत खतरनाक आदमी है। बात बात पर रिवॉल्वर निकाल लेता है। हर समय उसके सिर पर खून सवार रहता है। अगर मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो वो मुझे जान से मार देगा। तुम उससे डरते हो? हाँ, फ्रैंक कठिन स्वर से बोला। ये तुम कह रहे हो? ये बात मैं फ्रैंक की जुबान से सुन रहा हूँ कि वह डरता है। मास्टर, फ्रैंक का स्वर तनिक तीखा उठा। पुराना फ्रैंक इस जैसे 1,000 बदमाशों से भी नहीं डरता, लेकिन वह फ्रैंक जो इस समय आपके सामने खड़ा है, हर अपराधी, हर अपराध से, हर बुराई से डरता है। तुम पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करते? इस इलाके की पुलिस भी इससे डरती है मास्टर, फ्रैंक बोला। और फिर वह कोई ऊधम तो मचाता नहीं है। यहाँ से पीकर चुपचाप चला जाता है और आता भी उस समय है जिस समय ग्राहक नहीं होते। खैर, गोली मारो उसे। सुनील बोला। जिस काम से मैं यहाँ आया था वह तो बीच में ही रह गया। हुक्म कीजिए। फ्रैंक, नगर का कोई भी नया या पुराना दादा तुम्हारी आंखों से छुपा हुआ नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ठीक कह रहा हूँ मास्टर, लेकिन ये मेरे लिए कोई तारीफ की बात नहीं है। तुम किसी ऐसे दादा को जानते हो जिसकी दाएं हाथ की छोटी उंगली कटी हुई है और राजनगर में जिसकी सरगर्मियां आजकल जोरों पर है? सुनील की खोजपूर्ण दृष्टि फ्रैंक के चेहरे पर जम गई। जानता हूँ, फ्रैंक धीरे से बोला। कौन है वह? सुनील ने आशापूर्ण स्वर से पूछा। उसका नाम जंग बहादुर है, लेकिन लोग उसे जेबी के नाम से पुकारते हैं। अभी तक न केवल वो पुलिस के हाथ में नहीं आया, बल्कि वह पुलिस की जानकारी में भी नहीं है। इसका कारण यह है कि बदमाशों के बीच में उसने अपनी वह स्थिति बनाई हुई है जो पहलवानों के बीच में उनके उस्ताद की होती है। काम तो पहलवान ही करते हैं, जेबी तो केवल अखाड़े के किनारे पर बैठा उनकी पीठ थपथपाता रहता है। क्या मतलब? खुद उसने आज तक कभी कोई बड़ा काम नहीं किया है। उसका कमाल तो यह है कि लोग उसकी खातिर सिर कटा देने से नहीं हिचकते। उसके कहने पर लोग हत्याएं कर देते हैं, बड़े बड़े डाके डाल देते हैं, लेकिन स्वयं अधिक से अधिक ये काम करता है कि उन लोगों में शामिल हो जाता है। इसका लाभ यह है कि अगर पुलिस की नज़रों में आ भी गया तो उसके विरुद्ध कुछ भी सिद्ध नहीं किया जा सकेगा। लेकिन यह बदमाशों को अपने वश में करता कैसे है? उनका कोई हित करके या उन्हें किसी संकट से बचाकर। अगर कोई अपराधी पुलिस विभाग से भागा फिरता है तो जेबी उसे शरण दे देता है, या अगर कोई पुलिस के चंगुल में फंसा हुआ है या फंसने वाला है तो वह ऐसी व्यवस्था कर देता है कि अपराधी निकल भागे और उसके बाद उसे पुलिस की हवा न लगे। ऐसे अपराधी जेबी के जर खरीद गुलाम बन जाते हैं और उसके बाद जो जेबी कहता है वे करते हैं। नमूना आपके सामने बैठा है। क्या मतलब? फ्रैंक का अंतिम वाक्य सुनते ही सुनील चौंक पड़ा। मैं टॉमी मॉर्गन की बात कर रहा हूँ।
फ्रैंक कोने में बैठ युवक की और दृष्टि पात करता हुआ बोला, तुम्हारा मतलब ये भी जेबी का चमचा है? सबसे बड़ा, सबसे लाभदायक और सबसे नया। मास्टर, ये आदमी तो पैदाइशी हत्यारा है। ये तो हर समय किसी की हत्या करने के लिए फड़कता रहता है। जेबी के एक संकेत पर ही किसी को भी शूट कर देने में 1 सेकंड की भी देर नहीं लगाएगा। तुमने ज्यूल बॉक्स में पड़े डाके के विषय में सुना है? सुनील विषय बदलता हुआ बोला, सुना है। क्या उसका कोई संबंध जेबी या टॉमी मार्गन से हो सकता है? हो सकता है। वैसे मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि डाकुओं में एक ऐसा आदमी भी था जो सबका सरदार मालूम होता था और जिसके दाएं में 4 उंगलियां थीं, अर्थात उसके दाएं हाथ की छोटी उंगली कटी हुई थी। वह ज़रूर जेबी होगा। लेकिन वहाँ 2 हत्याएं भी हुई थीं। क्या जेबी हत्या कर सकता है? जेबी हत्या करे, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। मास्टर, कोई भी ऐसा अपराध करना जिसकी सज़ा लंबी हो, जेबी की आदतों से मेल ही नहीं खाती। टॉमी पिछले कई दिनों से जेबी का दाया हाथ बना हुआ है। ऐसे किसी स्थान में जहाँ जेबी रहा है वहाँ टॉमी भी ज़रूर होगा, और टॉमी होगा वहाँ हत्याएं भी ज़रूर होंगी। ज्यूल बॉक्स में भी उन 2 आदमियों की हत्या टॉमी नहीं की होगी। तब तो इस बात में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं है कि वह काम जेबी, टॉमी और उनके आदमियों का था। ये मालूम हो जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता मास्टर। आप जेबी या उसके आदमियों के विरुद्ध कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकेंगे। ये लोग अपने पीछे कोई सूत्र तो छोड़ते ही नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम, सुनील बोला। पुलिस जेबी पर एक सूरत में हाथ डाल सकती थी, लेकिन रामपाल ने गड़बड़ कर दी। क्या? रामपाल ज्यूल बॉक्स का मालिक है। उसने ये बात नोट की थी कि डाकू के सरदार के दाएं हाथ की छोटी उंगली कटी हुई है, लेकिन उस गधे ने यह बात पुलिस को बताई नहीं। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पुलिस जेबी तक पहुंच जाए। पुलिस से पहले वह स्वयं जेबी से संबंध स्थापित करना चाहता था, और इसी चक्कर में वह आजकल सारे नगर में जेबी को तलाश करता फिर रहा है। लेकिन क्यों? तुम नहीं समझोगे, सुनील बोला। फ्रैंक ने भी उसे कुरेदा नहीं। तुम जानते हो जेबी कहाँ रहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वह कभी एक जगह पर टिक कर नहीं रहता। वह इतनी तेजी से अपना निवास स्थान बदलता रहता है कि आप कभी यह दावा नहीं कर सकते कि यहाँ जे भी आपको पहली बार मिला था वहाँ दोबारा भी मिल जाएगा। उस समय हॉल के कोने की मेज पर बैठा हुआ युवक, जिसका नाम फ्रैंकी ने टॉमी मॉर्गन बताया था, उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाल कर सुलगाया और फिर लड़खड़ाते कदमों से मेजों के बीच में से होता हुआ मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। आजकल ये जेबी से मिलता है? सुनील ने जल्दी से पूछा। जी हाँ, हर रोज़ मिलता है। मैं उसका पीछा करूंगा, शायद ये मुझे जेबी तक पहुंचा दे। मास्टर, फ्रैंक एकदम व्यग्र स्वर से बोला, जरा संभल कर रहिएगा। ये हर समय अपनी जेब में भरा हुआ रिवॉल्वर रखता है। चिंता मत करो, सुनील बोला, और फिर टॉमी की ओर पीट करके खड़ा हो गया। टॉमी सिगरेट के लंबे कश लेता हुआ उसकी बगल में से गुजर गया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। सुनील भी बाहर आ गया। टॉमी उस ओर जा रहा था जिधर सुनील ने रमाकांत की इम्पाला पार्क की थी। सुनील बड़ी सावधानी से उसके पीछे चल रहा था। सुनील की कार से लगभग 50 गज दूर उसी ओर के फुटपाथ के साथ सटी हुई एक खिलौने सी खूबसूरत 2 सीटों वाली कार खड़ी थी। उसने उससे एकदम सटकर पुराने ढंग की एक लंबी चौड़ी ऑस्टिन खड़ी थी, जिसके हुड से पीछे जिसके हुड से पीठ सटाए हुए ड्राइवर की वर्दी पहने एक आदमी खड़ा था। टॉमी ने एक बार अपनी 2 सीटर उस ऑस्टिन को देखा और फिर ऑस्टिन के ड्राइवर के सामने जा खड़ा हुआ। यह ट्रक तुम्हारा है? वह ऑस्टिन की ओर संकेत करता हुआ ड्राइवर से बोला। ड्राइवर ने एक बार उसे सिर से पाँव तक देखा और फिर उपेक्षापूर्ण स्वर से बोला, हाँ। इसे तुम ही ना पार्क किया यहाँ? हाँ। इस बार ड्राइवर का स्वर और भी रूखा था। तुम्हें यहाँ ये 2 सीटर नहीं दिखाई दी जो इतनी सटाकर गाड़ी खड़ी की है तुमने? अगर उसे खरोंच लग जाती तो? उत्तर देने के स्थान पर ड्राइवर मुंह बिचकाकर दूसरी ओर देखने लगा। अबे ओ उल्लू के पट्टे, टॉमी कर जा। मैंने तुमसे कुछ पूछा है? जबान संभाल कर बात करो साहब, ड्राइवर गर्म होकर बोला। टॉमी के दाएं हाथ का एक भरपूर घूसा ड्राइवर के जबड़े पर पड़ा। ड्राइवर एक लंबी हाई के साथ गाड़ी के हुड पर लंबा लेट गया। टॉमी ने उसे गिराबान पकड़कर उठाया और ताबड़तोड़ 3-4 घूसे उसके पेट में जड़ दिए। ड्राइवर हुड पर से फिसलकर फुटपाथ पर लौट गया। आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लेकिन किसी ने भी पिटते हुए ड्राइवर की सहायता करने की चेष्टा नहीं की। सुनील ने देखा एक पुलिस का सिपाही वह घटना देखकर घटनास्थल की ओर बढ़ने के बजाय उल्टे पांव से विपरीत दिशा की ओर चल दिया। हरामजादा, टॉमी ड्राइवर के शरीर पर थूक कर बोला। साले को अब फर्क पता लगेगा, अपने बाप की ऑस्टिन में और टॉमी की रेसिंग कार में। फिर वह एकदम घूमा और 2 सीटर में बैठ गया। अगले ही क्षण 2 सीटर सड़क पर फर्राटे भर रही थी। क्षण भर के लिए सुनील स्तब्ध सा खड़ा रहा। जो कुछ उसकी आंखों ने देखा था उस पर उसका मन विश्वास नहीं कर रहा था। ऐसे दृश्यों की कल्पना तो वह केवल फिल्मों में ही कर सकता था। टॉमी जैसा खूंखार आदमी उसने पहले नहीं देखा था। प्रत्यक्ष था कि जानबूझकर लड़ाई मोल लेता फिरता था। लड़ना भिड़ना तो जैसे उसका मनोरंजन था। एकाएक उसे टॉमी की 2 सीटर का ख्याल आया। उसकी गाड़ी बहुत दूर निकल गई थी। सुनील फुर्ती से अपनी कार की ओर झपटा। उसने अपनी गाड़ी उसी दिशा में दौड़ा दी जिधर टॉमी गया था। चौड़ी सड़क पर आती उसे टॉमी की 2 सीटर दिखाई देने लगी।
टॉमी असाधारण गति से कार को दौड़ाए लिए जा रहा था। सुनील बड़ी अनिच्छा से अपनी कार की रफ्तार भी बढ़ाया जा रहा था। वह तेज ट्रैफिक से बड़ी सड़कों पर तेज गाड़ी चलाने के हक में नहीं था, लेकिन टॉमी की टू सीटर पर नजर रखने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वह तेज रफ्तार से गाड़ी चलाए। टॉमी ने अपनी टू सीटर मेहता रोड की ओर मोड़ दी। सुनील ने अपनी और टॉमी की गाड़ी में फासला बढ़ा दिया। मेहता रोड पर ट्रैफिक कम था, इसलिए टॉमी के ये जान जाने की संभावना थी कि उसका पीछा किया जा रहा है। एकाएक टॉमी ने अपनी गाड़ी सड़क से उतार ली और एक कोठी के कंपाउंड में घुमा दी। सुनील ने अपनी गाड़ी की गति धीमी कर दी। लगभग 1 मिनट के बाद सुनील धीमी गति से कार ड्राइव करता हुआ उस कोठी के सामने से गुजरा जिसमें टॉमी घुसा था। पोर्टिको में टॉमी की टू सीटर खड़ी दिखाई दे रही थी। उसने उस कोठी से लगभग 50 गज दूर गाड़ी रोक दी और गाड़ी में से बाहर निकल आया। वह टहलता हुआ कोठी के सामने पहुंचा। गेट के पास बने एक छोटे से केबिन में दरबान बैठा था। सुनो, उसने दरबान को बुलाया। दरबान उठकर सुनील के सामने आ खड़ा हुआ। यहाँ कौन रहता है? उसने पूछा। दरबान ने संदिग्ध नेत्रों से सुनील को देखा और फिर बोला, आपसे मतलब? यूं ही, सुनील बोला। तो फिर जवाब भी यूं ही? सुनील कुछ नहीं बोला। उसने बड़ी शांति से जेब में से 10-10 के कई नोट निकाले और बड़ी तन्मयता से उन्हें गिनने लगा। यहाँ कौन रहता है प्यारे दरबान जी? सुनील ने धीरे से पूछा और उसी प्रकार नोट गिनता रहा। आपके पास बड़े नोट हैं? दरबान लालच भरी निगाहों से नोटों को देखता हुआ बोला। तुम लोगे? दरबान चुप रहा। सुनील ने 10-10 के 4 नोट उसकी ओर बढ़ा दिए। दरबान ने व्यग्र हाथों से नोट थामे और अपनी वर्दी की जेब में ठूस लिए। यहाँ कौन रहता है दरबान साहब? इस बार सुनील ने अधिकारपूर्ण स्वर से पूछा। यहाँ जंग बहादुर साहब रहते हैं, परसों ही आए हैं ये। अच्छा, ये जंग बहादुर साहब नहीं है? वही है ना जो दुबले पतले से हैं, चश्मा लगाता है और जिनका दायां हाथ कोहनी से कटा हुआ है? नहीं, ये साहब तो बड़े लंबे चौड़े हैं, चश्मा नहीं लगाते हैं और भगवान की कृपा से दायां हाथ सही सलामत है। केवल दाएं हाथ की छोटी उंगली नहीं है उनकी। मैं तो कोई और ही आदमी समझा था उन्हें। वैसे इनके मिलने वाले ने जेबी के नाम से पुकारते हैं ना? सॉरी, बेबी के नाम से पुकारते हैं ना? बेबी नहीं, जेबी के नाम से पुकारते हैं। कमाल है, आज मुझसे कदम कदम पर गलती हो रही है। खैर, मजे करो प्यारे। सुनील वहां से हट गया। उसने कोठी का नंबर देखा, नंबर 21 था। सामने ही एक रेस्टोरेंट था जिसके बाहर डाक तार विभाग का नीला बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, आप यहाँ से स्थानीय टेलीफोन कर सकते हैं। सुनील रेस्टोरेंट में घुस गया। उसने हुक से रिसीवर उठाया और यूथ क्लब के नंबर डायल कर दिए। यूथ क्लब, गुड इवनिंग। दूसरी ओर से रिसेप्शनिस्ट का मधुर स्वर सुनाई दिया। सुनील ने जल्दी से फ़ोन में सिक्के डाले और फिर बोला, ज़रा रमाकांत से बात करवाओ। और अब भगवान के लिए आई नो हु इज़ स्पीकिंग मत कहना। नहीं कहूँगी सुनील साहब, अब मैं आपको पहचान गई हूँ, रिसेप्शनिस्ट हंसकर बोली। सुनील कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उसे फ़ोन में रमाकांत का स्वर सुनाई दिया। हेलो, आ रहे हो? रमाकांत, सुनील बोला। 2 आदमी फ़ौरन 21 मेहता रोड पर भेज दो, मैं वहाँ। आज कहीं कोई नहीं जाएगा बेटा, रमाकांत का झूमता हुआ स्वर सुनाई दिया। आज सब यूथ क्लब में जाएंगे, तुम भी फ़ौरन आ जाओ। ओ रमाकांत, बात यह है कि कोई बात नहीं है, अगर करनी है तो ट्विस्ट की बात करो, समझे? रमाकांत के बच्चे। ए लेट्स ट्विस्ट अगेन। सुनील की बात अनसुनी करके रमाकांत फोन पर ही चिल्लाने लगा। पाप 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 पाप। ओ रमाकांत के बच्चे। सुनील एकदम गला फाड़ चिल्लाया। क्या हो गया? रमाकांत को जैसे ब्रेक लग गया। वह एकदम बौखला कर बोला, मैं जो बक रहा हूँ वो सुनो। सुनील बोला, सुनाओ। रमाकांत एकदम गंभीर हो उठा। 2 आदमियों को 21 मेहता रोड पर भेज दो। उस घर में एक 4 उंगलियों वाला जंग बहादुर नाम का आदमी है और दूसरा एक लंबा तड़ंगा खूंखार सा युवक है। उन्हें उन दोनों पर नजर रखनी है। मैं गोपाल और राकेश को भेज रहा हूँ, रमाकांत बोला। ठीक है, जब तक वे नहीं आते मैं यहीं हूँ। अच्छा, मोहन ने कोई रिपोर्ट भेजी है? मोहन ने तुम्हारे जाने के थोड़ी ही देर बाद फ़ोन किया था। वह बदस्तूर उमाशंकर चोपड़ा का पीछा कर रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि चोपड़ा इस समय राजनगर में है। आज शाम को वो ज्यूल बॉक्स में रामपाल से मिला था। वहाँ एक वेटर का कथन है कि वहाँ चोपड़ा और रामपाल में किसी बात पर तू मैं हो गई थी। जल्दी एक भारी झगड़े की सूरत ले बैठी थी। उसके बाद चोपड़ा क्रोध में उफनता हुआ ज्यूल बॉक्स से बाहर निकल गया था। झगड़ा किस बात पर हुआ था ये पता नहीं लग पाया। चोपड़ा इस समय कहाँ है? राजनगर में ही है। मेरा मतलब है वह ठहरा कहाँ हुआ है? सिसिल होटल के 372 नंबर कमरे में। ओके, मैं तुम्हें फिर फ़ोन करूंगा। मैं चोपड़ा से मिलने जा रहा हूँ। तुम यहाँ नहीं आ रहे हो? नहीं। बड़ी बुरी बात है, ट्विस्ट। सुनील ने बाकी बात नहीं सुनी। उसने रिसीवर हुक पर लटकाया और रेस्टोरेंट की एक ऐसी टेबल पर आ बैठा जहाँ से 21 नंबर कोठी दिखाई दे रही थी। उसने कलाई पर बंधी घड़ी देखी, 8 बजने को थे। उसने लकी स्ट्राइक का एक सिगरेट सुलगाया और बड़े इत्मीनान से उसके हल्के हल्के कश लेने लगा।
उसने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया जो उसे फ़ौरन ही सर्व हो गई। लगभग 15 मिनट बाद उसे 21 नंबर कोठी से ज़रा हटकर एक मोटरसाइकिल रुकती दिखाई दी, जिस पर गोपाल और राकेश बैठे हुए थे। सुनील ने कॉफ़ी का आखिरी घूंट हलक में उड़ेला, सिगरेट को एस्ट्रे ट्रे में डाला और कॉफ़ी का पेमेंट करके बाहर निकल आया। उसने गोपाल और राकेश से संपर्क स्थापित करने की चेष्टा नहीं की। वे अपने काम में दक्ष थे, उन्हें किसी प्रकार के निर्देश देने की आवश्यकता नहीं थी। वह फिर अपनी कार के स्टीयरिंग पर आ बैठा और उसे सिसिल होटल की ओर ड्राइव करने लगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं रिपोर्टर की हत्या के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।